कि यूपी के सभी माध्यमिक स्कूल 15 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर यह फैसला किया गया है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया है यह आदेश, जहां शिक्षा से जुड़े तमाम कर्मचारी और शिक्षक घर से काम कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बाकी जानकारी शैलेश से। जी शैलेश, बताइए। देखिए, आज सुबह ही मुख्यमंत्री ने जब अपनी बैठक की थी, उसमें ये तय हुआ था कि फिलहाल जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय हैं वो 10 मई तक बंद रखे ले जाएंगे। लेकिन उसमें अब संशोधन किया गया और जो नया शासनादेश अभी जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से, उसमें 15 मई तक फिलहाल सभी कक्षा 12 तक के विद्यालयों को बंद रखने का फैसला किया गया है। और 15 मई तक ना तो छात्र छात्राएं विद्यालय जाएंगे और ना ही शिक्षक और कर्मचारी जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे फिलहाल। इससे पहले देखिए, जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसने अपने यहाँ पहले ही अवकाश घोषित कर रखा है और अब माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से भी इस अवकाश की घोषणा कर दी गई है, शासनादेश जारी कर दिया गया है। देखिए, लगातार कोविड की वजह से हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो 30 अप्रैल तक कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने का फैसला किया गया था। लेकिन इससे पहले कल पहले बेसिक शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि 20 मई तक कक्षा 8 तक के विद्यालय बंद रखे जाएंगे और आज माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से फैसला लिया गया कि कक्षा 12 तक के जो विद्यालय 15 मई तक बंद रखे जाएंगे। यानी 8 तक के विद्यालय 20 मई तक और 9 से 12 के जो विद्यालय 15 मई तक फिलहाल बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई स्कूल करा सकते हैं, लेकिन शिक्षक घर पे ही बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें स्कूल नहीं बुलाया जाएगा किसी भी काम के लिए। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि इन छात्र छात्राओं की जो संख्या है वो करोड़ों में है। बिल्कुल शैलेश, जान है तो जहान है, ये सारी चीजें भी चलती रहेंगी। अभी जो सुनामी है उससे निपटने की चुनौती सबसे बड़ी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लगाई गई है। 12 मई तक बढ़ाई गई है ये अवधि। बढ़ते हुए संक्रमण के विस्फोट को लेकर यह फैसला किया गया है। गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, धारा 144 की सीमा को बढ़ा दिया गया है, ये आगे भी रहेगी। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। 24 घंटे में संक्रमण के 34,626 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 32,494 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2,44,000 कोविड टेस्ट हुए हैं, जिसमें 1,08,000 केवल RT-PCR टेस्ट शामिल हैं। कल के मुकाबले आज केसेस कुछ कम आए हैं। कल के मुकाबले 24 घंटे में 20,000 जांचें जबकि ज्यादा हुई हैं। 32,494 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। ये कल के मुकाबले 7,000 ज्यादा है। RT-PCR के टेस्ट के लिए 1,15,142 सैंपल प्रयोगशालाओं को भेजे गए हैं। कुल एक्टिव केस में से 2,43,730 होम आइसोलेशन में हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इन सभी लोगों को घर पर जो कोविड की दवाइयाँ होती हैं उनको उपलब्ध कराने का एक विशेष अभियान चल रहा है और सभी जिलों में इसे चलाया जा रहा है, ताकि सभी कोविड संक्रमित व्यक्तियों को जो होम आइसोलेशन में हैं उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध की जा सकें। निजी अस्पतालों में 8,145 व्यक्ति इस समय भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी मरीज सरकारी व्यवस्था में अपना निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल हों या फिर सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज हों। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है। केंद्र ने हलफनामे में कहा कि हर महीने औसतन 1,03,00,000 रेमडेसिविर उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन सरकार ने मांग और सप्लाई की जानकारी नहीं दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आप 18 से 45 साल के दरमियान उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की योजना बताएं। क्या केंद्र के पास कोई भी कोष है जिसमें वैक्सीन के दाम समान रखे जा सके? सरकार को यह भी बताना होगा कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कितना फंड दिया है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 10 मई के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने टीकाकरण, ऑक्सीजन सप्लाई, वैक्सीन मूल्य निर्धारण, दवा वैक्सीन के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग पर नीतिगत बदलावों पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को कहा है। यूपी में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से निपटने के लिए योगी सरकार लगातार कई मोर्चों पर जुटी हुई है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने उच्च स्तरीय टीम 11 का पुनर्गठन करते हुए इसे टीम 9 बना दिया है। इस टीम को सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टीम के जिम्मेदार अफसर संवेदनशीलता और तत्परता के साथ लोगों की मदद करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों की तक हर सहायता पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी दी है। मरीजों को इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं देने के लिए यहाँ पर अवध शिल्प ग्राम में इस समय हम मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण करने आए हैं। व्यवस्थाएं किस तरह से चल रही हैं और अस्पताल शुरू होने में कितनी देर लगेगी, ये यहाँ पर अवध शिल्प ग्राम में इस समय डीआरडीओ की मदद से एक कोविड अस्पताल तैयार किया जा रहा है, जिसमें 505 बेड हैं और 150 बेड जो हैं वेंटिलेटर के हैं। यहाँ पर मरीजों की भर्ती जल्द शुरू होगी और उपचार के लिए एक 20,000 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस समय प्रशासनिक भवन से जो अधिकारी हैं, डीआरडीओ के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं और जो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी हैं, उनके साथ एक मीटिंग करके यहाँ से निकल रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री गाड़ी में बैठकर अपना लौट रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगा हुआ है, बनाया गया है, 20,000 लीटर की क्षमता का प्लांट है और जो बेड हैं, जो मरीजों के लिए बेड हैं, वेंटिलेटर हैं, तमाम अन्य इंतज़ाम हैं, उनका निरीक्षण किया है, अधिकारियों से जानकारी ली है। और ये जो अस्पताल है ये अगले 2 से 3 दिन में, अभी कुछ यहाँ पर इंतज़ाम बाकी हैं, व्यवस्थाएं अभी अधूरी हैं, इसलिए 2 से 3 दिन में ये अस्पताल शुरू होने की उम्मीद है। जैसे ही ये शुरू होगा तो जो भटक रहे हैं मरीज, जो इस समय कोरोना पीड़ित, जिनको इलाज के लिए अस्पताल नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, उनको बड़ी राहत मिलेगी। इस अस्पताल में तमाम सुविधाएं, चूँकि सेना के जो अधिकारी हैं, डीआरडीओ के अधिकारी हैं, उन्हीं की देखरेख में अस्पताल का संचालन होगा। कुछ डॉक्टर डीआरडीओ की तरफ से भी भेजे जाएंगे और पैरामेडिकल स्टाफ भी डीआरडीओ की तरफ से ही आएगा और स्थानीय जो स्वास्थ्य विभाग है या स्थानीय जिला प्रशासन है, उनकी तरफ से भी कुछ यहाँ पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भेजा जाएगा। अगले 2 से 3 दिन में इस अस्पताल के शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री अभी निरीक्षण करके निकले हैं और कुछ ही देर में कितने दिन में शुरू होगा ये अस्पताल और कैसे मरीजों की भर्ती होगी, ये सारी प्रक्रिया जारी हो जाएगी। ये अस्पताल जब शुरू होगा तो राजधानी के कोरोना संक्रमित जो पीड़ित परिवार हैं और उनके मरीज को लेकर जो भटक रहे हैं लोग, उनके लिए बड़ी राहत की खबर होगी। कैमरामैन राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगाल, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार कल यानी 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर रही है। पहले चरण के तहत 59 जिलों में टीकाकरण की शुरुआत होगी। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि जिन शहरों में कोरोना केसेस की संख्या 9,000 से ऊपर है, वहीं कल वैक्सीनेशन होगा। तीसरे चरण के तहत 7 जिलों का चयन हुआ है। बाकी जिलों में वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कुल 1,23,82,938 वैक्सीन लगाई गई हैं। जिन जिलों में टीकाकरण की कल से शुरुआत होगी उनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, बरेली शामिल हैं। वहीं लखनऊ के 10 केंद्रों पर करीब 3,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। वहीं जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सिर्फ कराया है, सिर्फ उन्हीं को वैक्सीन लगेगी कल। लखनऊ के केजीएमयू, लोहिया, एसजीपीजीआई, लोकबंधु, आरएलएमबी, सिविल अस्पताल, बलरामपुर, अवंतीबाई, बीआरडी अस्पताल, ये वो अस्पताल हैं जो सेंटर हैं, केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन होगी। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक लॉकडाउन के समय में बदलाव के बाद जानकारी मिली है कि नोएडा शहर से मजदूर और लोगों का पलायन तेज हुआ है। शहर के बस स्टैंड को देखिए, ऑटो स्टैंड पर देखिए तो मजदूरों का जमावड़ा लगा है। ये अपने गाँव के लिए रवाना हो रहे हैं। नोएडा शहर का काम करने वाले जो मजदूर हैं, लोग हैं, वो अपना अपना सामान लेकर गाँव का रुख कर रहे हैं। लोगों का काम बंद हुआ है, वो अपने गाँवों के लिए रवाना हो रहे हैं। अब शुक्रवार 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
मेरठ में मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी और डॉक्टर्स के बीच जमकर मारपीट हुई है। कॉलेज प्रिंसिपल ने मेडिकल कर्मचारी पर काम में लापरवाही का आरोप लगाया। इसी के चलते ये झगड़ा हुआ और ये तस्वीरें आई। हिंदू धर्म की परंपराओं के मुताबिक कई ऐसे काम हैं जो सिर्फ बेटे ही करते हैं, लेकिन परिवारों के हालात के चलते जैसी स्थिति है कि ये परंपराएं भी अपने हिसाब से टूटती नजर आ रही हैं। कोविड संक्रमण के डर ने लोगों के भीतर ऐसे मानवता को खत्म किया है कि हालात ये हैं, सामान्य तौर पर मौत होने पर भी लोग अंतिम संस्कार में जाने से बच रहे हैं, अपने भी पराये दिख रहे हैं। अयोध्या में रिश्तेदार पड़ोसियों ने जब सामने आने से मना कर दिया तो बेटियों ने पिता को कंधा दिया, अंतिम संस्कार किया। चलिए रुक करते हैं, सुनो यूपी में फिर से खबरों का। खबर है कि शूटर दादी के नाम से मशहूर चंदो तोमर भी कोरोना के खिलाफ जिंदगी की जंग हार गए। चंदो तोमर को 3 दिन पहले कोरोना संक्रमित पाया गया था। 89 साल की चंदो को संक्रमित होने की खबर सोशल मीडिया हैंडल पर उनके परिवार ने पोस्ट करके लोगों को दी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि 3 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद अब उनका निधन हुआ। चंदो ने उम्र के 6ठे दशक में निशानेबाजी की शुरुआत की, कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेता रहीं। वहीं परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने बताया कि चंदो देवी ने कोरोना से काफी कवर कर लिया था, लेकिन ब्रेन हैमरेज से उनकी मौत हो गई। चंदो देवी की मौत के बाद मेरठ से लेकर बागपत तक मातम का मंजर। ये बहुत मोटी क्षति हो गई, हम इनकी कभी भी भरपाई नहीं कर सकते। जोड़ा बिछड़ गया। एक हमारी माँ थी, हमारी ताई थी, बड़ा नाम किया बुढ़ापे में, देश में नाम किया दुनिया में इन्होंने। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। कोविड-19 के इस महामारी में एक तरफ लोग आपदा को अवसर बनाकर कालाबाजारी पर उतारू हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह से मरीजों की जान बचाने के लिए जुगत लगा रहा है। ऑक्सीजन की कमी, संसाधनों की कमी के चलते विभाग चाह कर भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है। लेकिन गाजीपुर में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा अधिकारी की पहल पर बनाए गए जुगाड़ से अब एक सिलेंडर से 6 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन देकर जान बचाई जा रही है, जिसके बारे में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी। इनका कहना है, डॉक्टर उमेश उनका नाम है, कि जुगाड़ से जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के मरीजों और शम्मी गौसिया मेडिकल कॉलेज के सहेड़ी में एडमिट कोविड-19 के मरीजों को इसी पद्धति से ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जो मरीजों को काफी मदद कर रही है। कम ऑक्सीजन में अधिक लोगों को एक समय में ऑक्सीजन देकर जान बचा पा रहे हैं। साथ ही खाली सिलेंडर को ऑक्सीजन भरवाकर दोबारा ऐसे मरीजों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस जुगाड़ में 1600 से 2000 रुपए का खर्च आया। तो मिल करके एक ऐसा सेटअप तैयार किया है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर से हम लोग 6 लोगों को कोरोना मरीज को ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये कंसेप्ट है एक पाइपलाइन का, हॉस्पिटल में पाइपलाइन लगा करके देने का, लेकिन इतना जल्दी में पाइपलाइन हॉस्पिटल नहीं लगा सकता है। तो इसके लिए हमने टूल तैयार किया है। एक जाकर के पाइप लिया है, एक जाकर के निपुल लिया है, एक टी लिया है, एक नल लिया है। इसमें हमने मास्क को जोड़ दिया है और उसके बाद में 6 लोगों को कनेक्ट करके यहाँ से हम ऑक्सीजन खोलते हैं, ठीक है। और हाँ, खोलते हैं। खोलने के बाद अब इसमें हम चेक करेंगे कि ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं सभी जगह। तो पहला आदमी देखिए है, लाइए तो पानी लाइए, पानी यहाँ नल खोलिए, चालू हो गया है। देखिए यहाँ पर खोल, पूरा खोलो, अपना खोलो, यहाँ पर यहाँ चालू करो। हाँ देखिए ऑक्सीजन इसमें आ रहा है। इनको के बाद इसमें लगा देते हैं। अब इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो फिर इनको हम बंद कर देंगे, फिर इनको खोलेंगे। नल चालू करो, खोलो यहाँ पर नल। अरे नल खोलो दुर्गा, हाँ देखिए, और यहाँ भी आ रहा है ऑक्सीजन आ रहा है। इनको अब नल बंद करो, इसको जरूरत नहीं है, फिर हम बंद कर देंगे ऑक्सीजन। फिर आप खोलिए,
देखिए इसमें भी ऑक्सीजन आ रहा है। बंद करो सर। तो इस महामारी में हम जा करके 1 सिलेंडर से 6 आदमी को दे सकते हैं।